आपके कमेंट्स। गुड मॉर्निंग दीपक, हाय, हेलो हेलो, जय हिंद, राम राम, जय हिंद भाई, राम राम सर। ओके, आपका क्लास देखने में इतनी खुशी होती है, पता नहीं। अच्छा, थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवम, केशव, शिवम, मुलायम, गुलशन, दीपक, गौरव, आसिफ, विशाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अशोक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइव है? ओके, लाइव है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। अमित, प्रीतम, देवेंद्र, ठीक है, गुलशन, प्रीतम, अमित, गुलशन, अमित, आसिफ, ओके, गुलशन। गुलशन, जितेश सर की क्लास क्यों नहीं है? शायद आज जितेश सर की क्लास नहीं है, वो शायद कहीं बिजी हैं, मे बी, आई डोंट नो, ही माइट बी बिजी समवेयर। सर 11th क्लास की फीस आप, हाँ 11th क्लास की फीस मैं लूंगा। जितेश सर का क्लास था, मेरे ख्याल से जितेश सर का क्लास नहीं था वो। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था, बट जितेश सर की क्लास नहीं थी, मेरी क्लास थी। मॉर्निंग आ गया है सर, बहुत अच्छा। आपने अगर उनका नीरज सर का पेज चेक किया हो तो नीरज सर के पेज में आपको पता लगेगा कि मेरी ही क्लास थी, अपडेट किया गया था कल। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू भाई। कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं आता? अरे आलोक, आप पूछो तो सही, हर रिप्लाई मिलेगा। सर नोट्स कब से मिलेंगे? यार नोट्स का बिल्कुल सही कह रहे हो, नोट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नोट्स मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय मिल रहा है क्योंकि कोचिंग है, नई कोचिंग खुली हुई है, तो उसमें थोड़ा सा पूरा दिन हो रहा है स्पेंड, बट जल्दी से मैं कर दूंगा, है ना। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, सब चीज़ें बना रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी, है ना। थैंक यू भाई। नया टॉपिक करवाओ सर, आज नया टॉपिक करवाऊँ आज? क्या? अच्छा ठीक है, राम राम, अच्छा ठीक है, लव यू ठीक है सर। मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लास कब है? आज शायद मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल से आज इंग्लिश नहीं है मे बी, तो आप चेक कर लेना। मैथ्स का क्लास क्यों नहीं हुआ? मैथ्स का क्लास, सर्दी पड़ रही है। ओके, सर्दी कोई बात नहीं, सर्दी इतनी नहीं है। सर क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया आपने, सतवीर क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, पर एक्चुअली में क्या है, मैं सारा दिन बिजी था तो मैं उन मैसेज को भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर मैं करूंगा आज, सबके रिप्लाई करूंगा। जिन लोगों के व्हाट्सएप पे डाउट्स आए थे मैं उन सबको रिप्लाई आज कर दूंगा, ठीक है। सर रिप्लाई नहीं देते हो यार, मैं रिप्लाई तो हर एक चीज़ का करता हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं लगा है कि रिप्लाई नहीं किया है तो मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ की रिप्लाई करने की, ठीक है। ठीक है, जिनका फर्स्ट क्लास है नमस्कार। बताओ भाई, फिजिक्स में क्या बताता नहीं है? सर मैथमेटिक्स ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके सर, सुबह क्लास लगाइएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अब से सुबह ही क्लास होगी मेरी फिजिक्स की ना, तो ठीक है। रिप्लाई नहीं करते हो, नाराज हो क्या? नहीं है यार जसवंत, किसी चीज़ पे नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा बिजी हूँ, हो सकता है व्हाट्सअप के मैसेजेस नहीं चेक कर पा रहा हूँ थोड़ी टाइम से। कल शाम से मेरे मैसेज चेक नहीं किए हैं, पर आज चेक करूंगा। सर मेरा कमेंट का रिप्लाई किया करो। हेलो आलोक, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होती है खत्म, पढ़ते हैं स्टार्ट। चलो भाई, ठीक है भाई गुलशन, थैंक यू भाई। हाँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ यार, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो कर देता हूँ। कल शाम से नहीं देख पाया मैं, तो मैं करता हूँ रिप्लाई, है ना। पिछली बार क्वेश्चन रिपीट कर देना सर, लाइव नहीं देख पाए थे यार। रिपीट तो यार बेटा वीडियो रिपीट देख लेना ना यार, रिपीट कैसे करेंगे क्वेश्चंस को यार। सर आज फिजिक्स की एक ही क्लास होगी, हो सकता है। हेलो दीपक, हाँ आज फिजिक्स की क्लास होगी शायद ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ना, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का कल जो चीजें पढ़ी थी उनके नाम थे लिफ्ट और पुली। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दो करवाए थे, लिफ्ट और पुली के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लॉक। ये तीसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्लॉक मतलब होता है, ब्लॉक वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो, अगर मैं ब्लॉक वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं तो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आपकी अरिहंत की किताब में, जो लोग पाथफाइंडर फॉलो करते हैं, एक्स ग्रुप की बुक को फॉलो करते हैं, उसमें ये टॉपिक दे रखा है। और अगर ये टॉपिक दे रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊं। ब्लॉक वाले क्वेश्चंस एक बंदे ने, कोई मुझे नहीं पता, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, एक क्वेश्चन मैसेज किया था, और वो क्वेश्चन ब्लॉक का ही था, तो मैंने उसको कहा था कि मैं इसको आगे करवाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को मैं आज लेकर आ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, 3 नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ 3 नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर ब्लॉक होता क्या है। चलो, ब्लॉक का मतलब यह हुआ कि ये मान लो कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे मैंने 3 ट्रॉली बांध रखी है।
मैंने कहा एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे मैंने 3 ट्रॉली बांध रखी है, और अगर मैंने 3 ट्रॉली बांध रखी है तो एक ट्रॉली ये हो गई, एक ट्रॉली ये हो गई, एक ट्रॉली ये हो गई, और मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इन तीनों ब्लॉक को जिसका मास 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम है, ध्यान से देखते जाना, 5 किलोग्राम है, और मैंने ये कहा क्या एग्जाम तक, अरे नहीं मोहित ये टॉपिक चलेगा, देखो भाई मेरा तो 11th चैप्टर है, मैं 11th टॉपिक आपको करवा दूंगा, 11th क्लास करवा दूंगा, इसीलिए फिजिक्स की दोनों क्लासेस एक साथ चल रही हैं, आपको पता हो फिजिक्स की दोनों क्लासेस इसलिए एक साथ चला रहे हैं ताकि एग्जाम तक आपके 11th और 12th अच्छे से डिटेल में हो, और बाकी जैसा आप चाहें मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, आप जैसा भी चाहें, ठीक है, बट फिर भी मुझे क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे, है ना, आप लोगों की सबकी आकांक्षाएं सबकी बहुत ज्यादा हैं, कोई कहता है और ज्यादा क्वेश्चन कराओ, कोई कहता है बस करो, तो थोड़ा सा ठीक है ना, चलो। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बताइए कि 100 न्यूटन पे फोर्स लगाया कि इन तीनों ब्लॉक्स को मुझे खींचना है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए फाइंड ए, कि मुझे बताइए ए कितना होगा, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, मुझसे ये तीनों चीजें पूछी गई हैं, T1 और T2 क्या है मैं आपको बता दूं, T1 ये है और T2 ये है। क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि बताइए, चलो ए T1 T2 मुझे निकालने हैं, तो देखना ये सारे क्वेश्चन करने का, देखो अगर मैं कहूं आपको बुक से अगर आप फॉलो करते हैं तो बुक में इसके भी बहुत सारे फॉर्मुलेस दे रखे हैं, मैं फॉर्मुलेस पे फिर से नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं फॉर्मुलेस कभी मत कीजिएगा क्योंकि फॉर्मुलेस करने का कोई मतलब नहीं है, पेपर में आप फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे, ना ही इतने फॉर्मूले याद कर पाओगे, तो कोशिश करो कि इन चीजों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे कभी भी इन ब्लॉक में फोर्स लगाना है, देखो फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, और मुझे पता है कि ये पूरा ब्लॉक किस साइड चल रहा होगा, इस तरफ को चलता हुआ चला जा रहा होगा। अब मुझे पता है ए निकालने का फॉर्मूला होता है एफ नेट अपॉन एम टोटल, ये हम पहले ही कर चुके हैं। एफ नेट की बात करें तो इस साइड कितना है 100, क्या इस साइड कोई फोर्स है, इस साइड कोई बल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, और इस साइड कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक ही फोर्स है, तो हम लिखेंगे 100। अगर यहां 50 होता तो मैं लिखता 100 माइनस 50, यहां 20 होता ऐसे में तो मैं लिखता 100 माइनस 20, पर ये इतना सा है तो मैंने लिखा 100। एम टोटल की बात करें तो कितना होगा 10, और इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ ए ये निकल कर आया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान से, मुझे टेंशन निकालनी है, टेंशन के फॉर्मुलेज याद मत कीजिएगा, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक करवाता हूं। देखो अगर मैं कहता हूं कि ये ए है, अगर इस ए का मल्टीप्लाई इस एम के साथ कर दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, इस एम के साथ इस मल्टीप्लाई ए का कर दूं तो एम इंटू ए क्या हो जाएगा फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। ऐसे ही इस M2 का मल्टीप्लाई अगर ए के साथ कर दूं तो एम इंटू ए क्या हो जाएगा एफ। ऐसे ही M3 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं ए के साथ तो क्या हो जाएगा ये फोर्स। मुझे क्या करना है, पूरा फोर्स तो मुझे पता है, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पर अलग अलग फोर्स निकालना है, इस पर अलग से फोर्स, इस पर अलग से फोर्स और इसके अलग से फोर्स। अगर अलग अलग फोर्स निकालना है तो मैं ए का मल्टीप्लाई एम के साथ करता हूं, तो अगर मैं इसका ए का मल्टीप्लाई एम के साथ करूंगा तो 10 इंटू 5 कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया ये निकलेगा मेरा 50 न्यूटन, सिंपल सी बात है 50 न्यूटन। अगर इस ए का मल्टीप्लाई इस एम के साथ करूंगा तो इसकी वैल्यू निकलेगी 10 इंटू 30 यानी 30 न्यूटन, और इस पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलेगा मेरा 20 न्यूटन। ये मुझे समझ में आता होगा कि मैंने m इंटू ए का मल्टीप्लाई हर एक पे अलग अलग फोर्स अलग अलग बल मैंने निकाल लिया। अब क्या मतलब होता है, अब देखो अब क्या करना होता है, इस तरफ से मुझे क्रॉस में माइनस करना होता है, इस प्रकार से, मेरी बात ध्यान से समझना, क्रॉस में माइनस किया मतलब 100 में से 50 माइनस किया तो कितना निकल कर आया 50 निकल कर आया, और 50 में से फिर से 30 माइनस किया तो कितना निकल कर आया 20 निकल कर आया, और यही आपके आंसर होंगे, यानी ए की वैल्यू ये होगी, T1 की वैल्यू 50 होगी और T2 की वैल्यू 20 निकल कर आएगी। और इस प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी किताबों के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस यही मेरा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस इसी को हम लोग कहते हैं आपका ब्लॉक वाले क्वेश्चंस। आप बुक के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, आज बुक के सारे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जरा इसको नोट डाउन कर लो, फिर आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, फिर लेकिन थोड़ा अभी इजी से बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको आप क्रॉस को याद रखिएगा, फोर्स में से फोर्स माइनस होता है, इस बल में से बल माइनस, बल में से बल माइनस, बस ये निकल आएंगे। टेंशन वीडियो फर्स्ट क्या आ रहा है,
तो इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम होगा यार, वीडियो फंस फंस के आ रहा है ना, जो रिपीट कर दूं या रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूं। ए निकाला, ए बराबर होगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ कितना है 100, एम टोटल 5 3 और 2 10, इससे 10 निकला। एम का मल्टीप्लाई ए के साथ किया तो इस अकेले पे फोर्स कितना है 50, इस एम का मल्टीप्लाई इस ए के साथ किया तो इस अकेले पे कितना है 30। ठीक है, चलो। तो इन अकेले पे अगर मैं इन तीनों फोर्स का टोटल करूं 50 30 और 20 तो इनका भी 100 न्यूटन के बराबर होगा, यानी अकेले अकेले पे कर दिया। ठीक है, तो जरा मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं, फिर आप 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताना कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो जरा सॉल्व करना। क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इन क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाते हैं, आप एनडीए के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरे न्यूटन है 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। क्वेश्चन पूछा है T1 कितना होगा, T2 कितना होगा और T3 कितना होगा। आपको बताने हैं फाइंड ए, T1 और T2। जल्दी से मुझे आंसर दो कि आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन का पाथफाइंडर की किताब का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक आप ऊपर वाले का आंसर दो मुझे कितना होगा। जरा लिखो कितना हो सकता है, जरा देखते हैं। ठीक है, पाथफाइंडर की बुक का एक क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है क्या था, लेकिन फिर भी इसको लिख देता हूं m/4, ये हो जाएगा m/4 और ये हो जाएगा m/2 किलोग्राम। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड T1 और T2। मुझे बताना है फाइंड ए, T1 T2। जल्दी से मुझे आंसर दो कितना होगा। T1 T2 निकाला है तो ए की वैल्यू इसमें निकल कर आएगी मेरे ख्याल से कितनी निकल 20। लव ने आंसर दिया है a इक्वल्स टू 20 निकलेगा। T1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, हाँ प्रीतम, T1 की वैल्यू उन्होंने 180 निकाली और T1 निकाला है 180 और T2 निकाला है 160 और T3 निकाला है 40, 180 से 40। ठीक है, आपने ये आंसर्स दिए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चंस को। ठीक है, एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। जिन लोगों के क्वेश्चन हो गया है वो लास्ट नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हम देखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज बहुत इजी सी है, मुझे ये पता चल रहा है कि ए निकालना है तो ए बराबर होता है एफ अपॉन एम। एफ दे रखा है 200 अपॉन एम टोटल। 1 1 2 6 इनको करेंगे तो 10 होगा और इसकी वैल्यू निकलेगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए 20 निकल कर आया तो ए निकला, इस m1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करूंगा तो ये निकलेगा 20 न्यूटन। इस अकेले पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलेगा 20 इंटू ये भी निकलेगा 20 न्यूटन। इस पर करूंगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 न्यूटन और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 यानी 40 न्यूटन। ये मेरे निकल कर आएंगे 40 120 160 180 और 200 टोटल के बराबर होगा। क्रॉस में माइनस करना होता है मुझे पता है, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 200 में से ये करेंगे तो 180 आएगा, 180 में से 20 माइनस करेंगे तो 160 आएगा और 160 में से 120 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ये आपके आंसर्स होंगे। इतना सा क्वेश्चन है तो धीरे धीरे पढ़ाऊं और धीरे, चलो ठीक है, अरे धीरे धीरे तेज तेज चलो करो यार। तो आपने बोला ये मेरे पास एक क्वेश्चन निकल कर आया, अब मुझे क्वेश्चन निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मुझे निकालना है फिर से ए T1 T2, देखो ए निकालना है तो ए बराबर होता है एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ कितना है ये, और एम टोटल की बात करें तो एम टोटल कितना निकलेगा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। एम टोटल की वैल्यू निकल कर आएगी m/2 प्लस m/4 प्लस m/4। इसकी वैल्यू निकलेगी a बराबर f/m, यही निकलेगा। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई f/m, f/m निकल कर आई। अगर a की वैल्यू f/m निकली
तो मेरी बात समझना, इस अकेले पे फोर्स कितना होगा अगर मुझे निकालना हो, तो मुझे पता है A इंटू एम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकल कर आएगा, तो m से m कैंसिल होगा, ये बचेगा F/2। इसकी वैल्यू की बात करूं, इस पे कितना निकलेगा, तो इसमें अगर मैं माइनस करूंगा तो ये m/4 इंटू m/4, तो ये निकलेगा F/4, और इस पे करेंगे तो इस पे भी निकलेगा F/4, और इन तीनों का भी जोड़ किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे इनके बराबर होगा। अब मुझे क्रॉस में माइनस करना है, F में से F/2 माइनस किया, F/2 निकलेगा, F/2 में से F/4 माइनस किया, F/4 निकलेगा, और ये इसके आंसर्स होंगे। इतना सा पाथफाइंडर की किताब में क्वेश्चन दे रखा है, बस यही क्वेश्चन है। मैक्सिमम डिफिकल्ट लेवल आपके एग्जाम का इतना है, और ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ निरंजन, शायद आज जीतेश सर और इंग्लिश मैम की क्लास नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से आज क्लास नहीं है। तो मेरे पास इतने टॉपिक्स निकल कर आए हैं और इतने टॉपिक्स की ही मैं बात करता हूं, ठीक है। मिटा दूं डिफिकल्ट, हाँ भाई ये मैक्सिमम डिफिकल्ट है। आप लगाना अपनी पाथफाइंडर की किताब में ना, ये क्वेश्चन अधिकतम डिफिकल्टी लेवल है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं है इस टॉपिक में, ब्लॉक में। मैथ्स की क्लास नहीं है शायद, ठीक है मिटा दूं। चलो फिर भी क्वेश्चन लगाना, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप कर देना। आइदर अगर क्लास मुझे लगेगा कि डिस्कशन करने वाला क्वेश्चन है तो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, एक करीम की बुक आती है, करीम की एक बुक में क्वेश्चन डाल रखा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, तो अगर कोई करीम की बुक को सॉल्व करता है तो आप बुक को सॉल्व मत कीजिएगा, वो थोड़ी बुक डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि इसमें ऐसा फोर्स लगा रखा है और टेंशन पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है और आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, तो उसको मैं कराऊंगा नहीं। एम करीम, यस एम करीम का क्वेश्चन है ये करना, तो एम करीम भी अच्छी बुक है, वैसे तो अच्छी बुक है, बट इस क्वेश्चन कुछ आईआईटी मेंस के डाल रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मत करना, ऐसे क्वेश्चन को। तो आईआईटी करीम, जो भी आईआईटी की बुक लगाते हैं करीम वगैरह, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा एक नोट डाल के छोटा सा पॉइंट, कल एक ने मुझे कुछ सजेस्ट किया था कि मैं केज वाले, पिंजरे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूं, तो मैं पिंजरे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। देखो केज, केज मतलब होता है पिंजरा। जब मैं पिंजरे की बात करता हूं, पिंजरे की बात करता हूं तो दो तरह के पिंजरे होते हैं। पहला क्लोज्ड केज, अगर आपके पेपर में लिखकर आता है कि क्लोज्ड केज है, यानी बंद पिंजरा है, बंद पिंजरा है, तो और एक होता है ओपन केज। ओपन केज का मतलब होता है खुला पिंजरा। अच्छा, बंद और खुले का मतलब क्या समझते हैं, तो खुला पिंजरे का मतलब क्या समझते हैं मैं बता देता हूं। खुला पिंजरा, खुला पिंजरा का मतलब जिनके अंदर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। और बंद पिंजरे का मतलब हुआ जो पूरा क्लोज है। पूरा क्लोज होने का मतलब ये सब ब्लॉक है, मतलब पूरा स्टील का बना दिया, पूरा का पूरा बंद कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा कि दोनों के अंदर एक तोता बैठा है और ये तोता उड़ने का काम करता है। जैसे ये तोता उड़ता है, मुझे ये बताना है कि इस पिंजरे का वजन बढ़ेगा या इस पिंजरे का वजन कम होगा। देखो क्लोज्ड केज का मतलब होता है, क्लोज्ड केज का मतलब होता है तोता, जिसको हम पैरट कहते हैं, वह तोता, पैरट इज अ पार्ट ऑफ केज। देखो अगर कोई पूरा का पूरा बंद है पिंजरा, बंद पिंजरा है, तो तोता उस पिंजरे का हिस्सा माना जाएगा, मतलब उसी से जुड़ा हुआ माना जाएगा। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो बंद चीज के अंदर कोई मूवमेंट होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसमें वजन में कोई बदलाव नहीं होता। और ऐसे क्वेश्चन की बात करें, पैरट इज अ पार्ट ऑफ केज, तो ऐसे में हम पिंजरे का पार्ट मानेंगे। और ऐसे में जब पैरट, जब तोता उड़ना स्टार्ट करेगा, व्हेन अ पैरट स्टार्ट्स फ्लाइंग, जब तोता उड़ना का प्रयास करेगा तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेट विल नॉट चेंज। किसके, पिंजरे का वजन, पिंजरे का वजन बदलेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जब कोई चीज उड़ती है तो जब उड़ने के लिए, जब किसी को उड़ना है तो वो क्या करता है, जमीन पे नीचे धक्का देता है। जब नीचे आप जमीन पे धक्का दोगे तभी तो आप ऊपर उछक पाओगे, तो वो क्या करता है, नीचे धक्का देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये उड़ जाएगा, तो वजन बढ़ना चाहिए पिंजरे का। पर अगर क्लोज्ड केज होती है, बंद पिंजरा होता है, तो ऐसी किसी कंडीशन में वजन ना बढ़ता है ना घटता है, पिंजरे का वजन बराबर बना रहता है। लेकिन अगर ये ओपन केज है, खुला हुआ पिंजरा है, तो व्हेन पैरट स्टार्ट्स फ्लाइंग, तो तोता जब उड़ना स्टार्ट करेगा,
वेट ऑफ केज, तो पिंजरे का वजन जो होगा, तो पिंजरे का वजन जो होगा वो बढ़ जाएगा, पिंजरे का वजन जो होगा बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा क्लोज दे रखा है या ओपन दे रखा है। अरिहंत की किताब में क्लोज्ड केज डाल रखी है और ल्यूसेंट की किताब में ओपन केज डाल रखी है। तो आप जब भी बुक को सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा, आप इस बात को जरूर पढ़ लेना कि वो क्लोज्ड यानी बंद पिंजरे की बात कर रहा है या खुले पिंजरे की बात कर रहा है, ताकि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए। तो कल किसी ने मुझसे कहा था कि इसको डिस्कस कर लूं, तो मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया। चलो आगे की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसके में नहीं है सर, एसके में भी है बेटा, पिंजरे वाला क्वेश्चन एसके में भी है। ठीक है, पिंजरे जरा ध्यान से देखो, एसके में भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। चलो अब हम बात करते हैं, हमारा ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। अब न्यूटन्स लॉ तो कंप्लीट हो गए, हम न्यूटन्स लॉ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और न्यूटन्स लॉ के थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर। ये चैप्टर भी 3-4 दिन और चलेगा, टक्कर। तो इसको हम कॉलिजन कहते हैं, टक्कर कहते हैं। देखो टक्कर क्या होती है, बहुत लोगों को ये चीज समझ में आती है कि कॉलिजन यानी टक्कर होने का मतलब होता है, टक्कर होने का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे से टकरा गई। टक्कर का मतलब कतई ये नहीं है कि एक चीज दूसरे से टकरा गई। टक्कर का मतलब होता है मारपीट होना, कपड़े फटना। टक्कर का मतलब यह हुआ कि जब एक चीज दूसरी चीज से जाके टकराती है तो या तो उनके वेगों में, वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाए या फिर उनके मोमेंटम में, संवेग में बदलाव हो जाए। संवेग में मतलब यह होता है कि पहले इन दोनों के मोमेंटम कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए, मतलब अलग अलग मोमेंटम कुछ और हो गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम टक्कर की बात करते हैं तो टक्कर का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के मोमेंटम, किसी भी एक वस्तु के मोमेंटम यानी संवेग में बदलाव होना, मोमेंटम में बदलाव होना या फिर उनकी वेलोसिटी में बदलाव होना, उसी को हम टक्कर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि दो गाड़ियां आई 20-20 की स्पीड, मैंने बोला 40-20 की स्पीड से आई और टकराकर भी 40-20 की स्पीड से चल रही हैं। भैया ऐसी कोई टक्कर नहीं होती। टक्कर का मतलब होता है 40-20 की स्पीड से आई, टकराई और दोनों की स्पीड बदल गई, और दोनों की स्पीड बदल गई, वेलोसिटी बदल गई, तभी तो हम उस चीज को कॉलिजन का नाम देंगे। तो टक्कर का मतलब होता है मारपीट होना या फिर वेलोसिटी या फिर मोमेंटम में बदलाव होना, संवेग में बदलाव होना, उसी को हम क्या नाम देंगे, कॉलिजन या टक्कर देंगे। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी टक्करें होती हैं, डेली लाइफ में हर तरह की टक्कर देखते हैं, पर हम यहां पर जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, चलो मैं आपके डाउट्स थोड़ी देर में ले रहा हूं। ठीक है, ओपन केज में हाउ इंक्रीज कैसे करता है बेटा? ओपन केज में मैंने थोड़ी देर बताया, ओपन केज में क्या करता है, पैरट, तोता पिंजरे का पार्ट नहीं माना जाता, कि दोनों अलग अलग वस्तुएं मानी जाती हैं। और इस केस में क्या होता है, जब पिंजरे में तोता उड़ता है तो वो तोता नीचे की तरफ वजन डालता है। सोच के देखो, अगर आपको कूदना है तो आप तब कूद पाओगे ना जब जमीन पर धक्का दोगे। जमीन को धक्का दिए बिना आप ऊपर कूद ही नहीं सकते, जब एक्शन करोगे तभी तो प्रतिक्रिया मिलेगी, रिएक्शन। तो इसलिए पिंजरे में जब वो नीचे बल लगाता है, और जब नीचे बल लगाता है तो पिंजरे का वजन बढ़ जाता है उस केस में। ठीक है ना। फ्रिक्शन इसके बाद टॉपिक होगा बेटा, फ्रिक्शन इसके बाद का टॉपिक है, ल्यूसेंट में है। हाँ ल्यूसेंट में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कहा कॉलिजन की बात कर रहे हैं, टक्कर की, तो टक्कर का मतलब होता है दो चीजों का टकराना। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन टू रिजिड पार्टिकल्स, हिंदी में जब दो स्थूल कण, जब दो स्थूल कण एक दूसरे से टकराकर, एक दूसरे से टकराकर अपने अपने पथ या वेग में बदलाव कर लेते हैं, अपने पथ या वेग में बदलाव कर लेते हैं, उसे टक्कर कहा जाता है, उसे टक्कर कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन की बात करता हूं बेटा आकाश, मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्लोज्ड केज होगी तो पिंजरे के अंदर तोता पिंजरे का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो बंद है। और जब कोई चीज बंद होती है तो उसके अंदर की सारी चीजें, कुछ भी भरा हो, वो सब उसी के पार्ट माने जाते हैं। और जब उसके पार्ट माने जाते हैं तो ऐसे में वजन बढ़ना, क्योंकि पिंजरे का फिर वजन कैसे बढ़ेगा जब तोता अलग पार्ट ही नहीं है, तोता उसी हिस्से का पार्ट माना जाएगा, तो हम मान कैसे लेंगे कि तोता उड़ रहा है, इसलिए। ठीक है ना, तो तब वजन नहीं बढ़ता। तो हमने कहा जब दो चीजें टकराती हैं तब उन दोनों का पाथ या वेलोसिटी का बदलना क्या कहलाता है, कॉलिजन कहलाता है। रिजिड का मतलब समझें, जब एक चीज टकराकर दूसरी चीज से बदलती है तो इन दोनों की टक्कर के बाद क्या होगा, इन दोनों के बदलाव ऐसा हो जाएगा, भैया ऐसा हो गया शेप, ऐसा ही तो होगा,
दोनों घुस जाएंगे एक दूसरे में और क्या कर देंगे, अपने आकार में परिवर्तन कर लेंगे, अपने आकार में शेप में बदलाव कर लेंगे। शेप में बदलाव को हम यहां कंसीडर नहीं मानकर चल रहे हैं। हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनके टक्कर होने पर वेलोसिटी में, वेग में, बदलाव में, जिनमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, डिफॉर्मेशन नहीं होता, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसी वस्तुएं जो टकराने पर अपने आकार में, अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करती, ऐसी वस्तुओं को रिजिड या फिर स्थूल पार्टिकल्स कहते हैं। और डेली लाइफ में ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। परफेक्ट तो ऐसी कोई चीज नहीं है, पर हम बिलियर्ड बॉल को मानकर चलते हैं कि जब भी वो दो चीजें टकराती हैं तो अपने आकार में बदलाव नहीं करती। इसलिए हम इस कॉलिजन को पढ़ते हैं और पढ़कर मानकर चलते हैं कि वो बिलियर्ड बॉल जैसा बिहेवियर कर रही हैं। अगर आपने कॉलिजन के अंदर, टक्कर के अंदर पढ़ा हो तो आपने कैरम बोर्ड भी खेला होगा और आपने देखा होगा एक गोटी जब दूसरी गोटी से आके टकराती है तो क्या होता है, कॉलिजन ही तो होता है। एक चीज तेज चलने लगती है या दूसरी चीज रुक जाती है, और ऐसी टक्कर को हम क्या नाम देते हैं, कॉलिजन नाम देते हैं, टक्कर नाम देते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम पढ़कर चलेंगे कि टक्कर आखिर, कॉलिजन जिसको हम संघट भी कहते हैं, कि आखिर वो चीज होती क्या है। ठीक है, कॉलिजन दो टाइप के हो सकते हैं। अभी मैं बात करूं कि कैसे कैसे होते हैं, तो दो तरह के कॉलिजन हो सकते हैं। देखो, कॉलिजन ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज की सीधी टक्कर किसी चीज के साथ हो जाए, बीच में से बीच, इसको बोलते हैं हेड ऑन। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। हेड ऑन का मतलब होता है मध्य से मध्य का टकराना। या कैरम बोर्ड में आपने ऐसा देखा होगा कि एक चीज जाकर ऐसे में जाकर टकराएगी, तो जब किनारे से कोई टकराती है तो इसको हम इंग्लिश के नाम में देते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है किसी के किनारे पर टक्कर होना, किसी के किनारे पर टक्कर होना, ऐसे को ऑब्लिक कहेंगे। तो दो तरह के कॉलिजन होते हैं। हम सिर्फ हेड ऑन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हेड ऑन है। विपरीत दिशा में टक्कर होगा या एक ही, बेटा किसी में भी टक्कर हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विपरीत दिशा में है या एक ही दिशा में है। जब विपरीत दिशा में होती है तो सिर्फ दिशा बदलती है, डायरेक्शन बदलती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो टक्कर किसी भी चीज में हो सकती है प्रीतम। अब कितने टाइप का कॉलिजन हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। इलास्टिक कॉलिजन दो तरह के हैं। इलास्टिक मतलब होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, ध्यान से देखना, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा कॉलिजन होता है, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक का मतलब होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। सॉरी, इन इलास्टिक मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इन दो कॉलिजन की हम बात करते हैं, एक तो प्रत्यास्थ, एक अप्रत्यास्थ, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ। तो दो तरह की टक्कर होती हैं, लेकिन आपने एक देखा होगा हमारी किताबों में एक कॉलिजन और दिया रहता है, तो उस कॉलिजन की भी हम बात कर लेते हैं कि वो कॉलिजन क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन में एक चीज और देखने को मिल सकती है इन दोनों के बीच में, और इस तीसरे टाइप के कॉलिजन को हम बोलते हैं पार्शियली परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो हमने बोला तीन तरह के कॉलिजन हुए। एक हुआ इलास्टिक कॉलिजन जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं, ध्यान से देखना। एक प्रत्यास्थ टक्कर, एक सेकंड रुको मैं दोबारा से लिखता हूं, ये चीज गड़बड़ हो गई, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चलो तीन तरह के कॉलिजन लिख देता हूं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। इनके मतलब मैं आपको बता रहा हूं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरे टक्कर होता है, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। और तीसरे टाइप का कॉलिजन होता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। हम अपनी डेली लाइफ में इन कॉलिजन को देखते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंसेस निकालते हैं। डिफरेंसेस मतलब अंतर जानना चाहते हैं, और अंतर ये सोचते हैं कि भैया इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, संवेग संरक्षित होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, इसमें एनर्जी कंजर्व होगी, इसमें। भैया ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों का डिफरेंस एक आधार पर बताया गया है। किस आधार पर? तो इनका आधार है। आधार का मतलब हुआ कि ये तीनों किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के आधार पर। तो आप इनके बीच में किस पर आधार पे बता रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए आधार अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बोलूं क्लास में लड़के हैं, तो मैं बोलूं भैया उनको मुझे अलग अलग विभाजित करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि उनकी हाइटें कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट।
कि भी हाइट के हिसाब से आगे वाले सबसे छोटा रहेगा, फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े। मैं उनको आधा कर सकता हूं कि भैया किसका रंग काला है किसका रंग गोरा है, इसके आधार पर कर सकता हूं। मैं इस आधार पर कर सकता हूं भैया किसके पास कितनी लड़कियां हैं, भैया कितनी गर्लफ्रेंड है कितनी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसके आधार पर। तो बहुत सारे आधारों पर, बहुत सारे बेसिस पर अलग अलग टाइप के हम वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी उनके अलग अलग उनको विभाजित कर सकते हैं, उनको अलग अलग बांट सकते हैं। और इसी तरीके से गतिज ऊर्जा के आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी किस पे आधार पर किया है? गतिज ऊर्जा के आधार पर। तो हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और कोई भी बात अपनी फिजिक्स पे नहीं करेंगे। हम मोमेंटम की बात नहीं करेंगे, ना ही एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा की बात करेंगे। हम सीधे सीधे बोलेंगे इन तीनों में अंतर किस बेसिस पर होता है, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बेसिस पर होता है। हो सकता है किसी में काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस हो रही। काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हो ना, हाफ mv² वेलोसिटी, वेग में। तो वेग की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसमें हो सकता है किसी में लॉस ज्यादा हो जाए, किसी में लॉस कम हो जाए, उसको हम सीखेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हमने कहा ये 3 तरह के कोलिजन है। आपने बोला सर मोमेंटम का क्या होगा, संवेग का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा? तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इस ब्रह्मांड के किसी भी कोलिजन में, किसी भी टक्कर में, किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी हो, आप दिमाग मत लगाइएगा। आप दिमाग मत लगाना, आप सीधे से एक चीज को हमेशा याद रखना कि किसी भी मोमेंटम में, किसी भी चीज में, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी किसी भी टक्कर के अंदर कुल ऊर्जा और संवेग हमेशा संरक्षित होता है। यानी मोमेंटम यानी संवेग हमेशा संरक्षित होता है और कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन दोनों में आप कभी अंतर मत ढूंढना। आप हमेशा याद रखना कि टोटल एनर्जी का मतलब सारी ऊर्जाओं का जोड़ हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको आपने पढ़ा भी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पेपर में, एनडीए के पेपर में पूछ भी लिया गया है क्वेश्चन। तो आपको बता दूं कि एनडीए के पेपर में पूछा है कि कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है और संवेग हमेशा नियत होता है। तो मोमेंटम में कभी दिमाग मत लगाना। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो टक्कर का, आपको m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3 लगाना ही लगाना है। टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के मोमेंटम का बराबर होना ही होना है। बेटा गुलशन थोड़ा सा समय दो, क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, मैं बता दूंगा, है ना। मैं बताते चल रहा हूं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा रुको। सर ये तो केवल परफेक्टली इलास्टिक में होता है। क्या हो गया भाई आसिफ, कहां चल रहे हो, कहां से पढ़ ली है ये सब चीजें? टोटल एनर्जी बेटा हमेशा कांस्टेंट होती है, कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है और मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा संरक्षित होता है। तो आप याद रखिए कोई सी भी टक्कर होगी तो मोमेंटम को हमेशा हमें कंजर्व्ड मानकर ही चलना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो कुल संवेग हमेशा नियत होगा और कुल ऊर्जा हमेशा नियत मानी जाएगी किसी भी कोलिजन में। तो आपको जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप m1v1 यानी टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम को बराबर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर तो हम बोल सकते हैं संवेग और कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ठीक है ना। तो संवेग और कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो अब बात करते हैं आपके एक छोटे से कोलिजन के, हम चर्चा पे पहुंचे, कोलिजन की चीज पे पहुंचे। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं। क्या चीज? आप जेई एस्पिरेंट को पढ़ा सकते हैं। अरे बेटा पढ़ा तो सकते हैं, पढ़ाए भी है, बट अभी इंटरेस्ट वाली बात है। चलो हेलो शिवम, ठीक है, सबका नाम वाम तो चलो लेते रहते हैं, थोड़ा सा समय दो मेरे को, थोड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाना है आज थोड़ा ना, ठीक है। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, इस बात को याद रखना। तो ये तीनों हमने किसमें कैसे बांटा है? काइनेटिक एनर्जी के आधार पर। तो मैं थोड़ी देर में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये तीनों कोलिजन आखिर होते क्या है, फिर तीनों को मैं डिटेल में लेकर आऊंगा और उनके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहला लिखा था हमने परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है जी। एक बात मैं लिख लेता हूं, परफेक्टली इलास्टिक। और बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होता है। सेकंड कोलिजन होता है, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। इनको हिंदी में लिख देता हूं अभी, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तो यह है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, यह है मेरी अप्रत्यास्थ और यह है मेरी पूर्णतः प्रत्यास्थ।
चलो, आई कंफ्यूज बिकॉज द टीचर टोल्ड मी दिस। कोई बात नहीं आशिफ, मैं आपको समझाते चलूंगा। पता नहीं आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। 11th 12th में बेसिकली टीचर्स, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ाते हैं, चीज़ों को कैसे रटवा लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। बट 11th 12th ना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। जो कोई 11th 12th को समझ लेता है, 11th 12th में बहुत मेहनत कर लेता है ना, वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। सबके बेसिस तो 11th 12th हैं। 11th 12th के अलावा किसी एग्जाम में कोई सिलेबस आता ही नहीं है। आप किसी की भी तैयारी करो, आप IIT जेईई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो या किसी और एग्जाम की तैयारी करो, आपको पता है 11th 12th को आपको बहुत बेसिक करना है। तो 11th 12th में टीचर का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और इस बात को हमें खुद को भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई हम 11th 12th कर रहे हैं, हमारे लिए ये जिंदगी का बेस है, यही हमारा करियर बनाएगा और कुछ बना ही नहीं सकता। तो 11th 12th हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्या चीज है। ठीक है ना सर, मेरा नाम ले देखता है। हेलो अक्षय। तो 3 तरह की टक्कर हुई। पहली बात, इन तीनों को मैं एक छोटी सी चीज पे बताता हूं। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के आधार पर। एक बॉल है और इस बॉल को मैंने छोड़ दिया। अब मेरी बात समझना, कॉलिजन की बात कर। एक सेकंड देना भाई, मारकर गिर गया। चलो, तो अब हम बात करते हैं, एक मैंने बॉल ले ली और बॉल को मैंने छोड़ दिया। अब सोचकर देखना, अगर मैं बॉल छोड़ूं तो ये बॉल नीचे जाएगी और नीचे टकराने के बाद दोबारा से मेरे हाथ में आ गई। सोचना, बॉल को मैंने छोड़ा, नीचे गई और टकराकर दोबारा से मेरे हाथ में आ गई। जब मैंने इसको छोड़ा होगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, जितनी गतिज ऊर्जा उससे गई और दोबारा से मेरे हाथ में आ गई। मतलब क्या कोई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में कोई हानि हुई? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आप सोच के देखना, आप घर में एक प्लास्टिक की बॉल लेना और प्लास्टिक की बॉल को इतने ऊपर से गिराना, आप देखोगे प्लास्टिक की बॉल दोबारा से मेरे हाथ में नहीं आ सकती। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि बॉल आपके हाथों में दोबारा से आ पाए। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल टकराकर मेरे हाथ में आती है, यानी कोई गतिज ऊर्जा की हानि नहीं हुई, कोई काइनेटिक एनर्जी की हानि नहीं हुई। क्योंकि जब कोई चीज नीचे से ऊपर आएगी तो इसकी स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल रही होगी? काइनेटिक में। और फिर काइनेटिक किसमें बदल रही होगी? पोटेंशियल में। लेकिन कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होगा। और जब किसी काइनेटिक एनर्जी, किसी गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऐसी टक्कर को हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। कहने का मतलब यह हुआ, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। अब आप समझना, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। मैं थोड़ा सा इधर से लिख दूं, शायद आपको दिख नहीं रहा। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं। अब आप सोच के देखना, अगर गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा में हानि होती तो क्या होता? जब हम कोई चीज गिराते हैं तो आप सोच के देखो, प्लास्टिक की बॉल आखिर मेरे हाथ में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि जब मैं प्लास्टिक की बॉल को छोड़ता हूं तो वो नीचे टकराती है और आवाज क्या आती है? टक करके आवाज आती है। तो ये साउंड कहीं से पैदा हो जाएगा क्या? आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आपने जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दी है उसी से तो साउंड पैदा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें पैदा लॉस हो गई? साउंड में, ध्वनि में, हीट में, लाइट में, किसी भी पैदा में। तो लौट के आपको काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी और कम मिलेगी तो आपकी वो चीज रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इस वाले कंसेप्ट में ना कोई टकराने की आवाज आएगी, ना ही कोई हीट पैदा होगी, ना ही कोई लाइट पैदा होगी, कोई चीज पैदा नहीं होगी। जब बॉल जाएगी और बिना आवाज के मेरे हाथों में आ जाएगी, और ऐसे बिना लॉस की एनर्जी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दो गाड़ियां 20 की स्पीड से आ रही हैं, टक्कर करके 20 की स्पीड से चली गई। गाड़ी आ रही है 20 की स्पीड से, टकरा कर 20 की स्पीड से लौट गई। आपने बोला कोई एनर्जी का लॉस हुआ? आपने बोला नहीं हुआ। दैट मींस ऐसा कोई चीज होती है, मतलब मैं बोलूं ऐसा काइनेटिक एनर्जी का किसी भी लॉस ना होना क्या कहलाता है? आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आपको क्वेश्चन पेपर में बोला गया कि एक बॉल आई और मैंने उस बॉल को बैट से मारा, वी वेलोसिटी से आई, वी वेग से आई, और मैंने बॉल को बैट से मारा, बैट से बॉल को मारा। तो जब बॉल वापस टकरा के गई, मुझसे बोला गया कि भैया इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो आप दिमाग लगा लेंगे कि भैया इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है वी से आई और वी से ही चली गई। मतलब कोई भी गतिज ऊर्जा की हानि ना होना क्या कहलाता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहलाता है। ठीक है। अब बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। देखो, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता, ये बात सच है।
ऐसा कोई भी कॉलिजन हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है, परंतु जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि साउंड में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, इसलिए हमें इसको याद रखना होगा। और ऐसे केस में, इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व्ड होना, यानी संरक्षित होना। तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई। सेकंड, आपने बोला इनइलास्टिक का मतलब क्या होता होगा? आपने किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराया, वो नीचे आई और टकराकर आधी उछली, और जब आधी उछली तो जब कुछ गतिज ऊर्जा, सम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो ऐसे कॉलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन, जब कुछ गतिज ऊर्जा की हानि होती है। तो मैं 1 मिनट में आपको समझा भी देता हूं। मैंने बोला कि मैंने कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई, नीचे आके टकराई, और टकराने के बाद दोबारा से उतनी ही ऊपर चली गई। मान लेते हैं कैपिटल एच हाइट है और टकराने के बाद की स्मॉल एच हाइट है, और अगर इन दोनों की ऊंचाइयां, अगर दोनों हाइट बराबर है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो ऐसे कॉलिजन को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें कोई गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती। जब कुछ गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है, व्हेन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कुछ गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, तो वैक्यूम का यूज करते हैं। एग्जैक्टली रविंद्र, हम वैक्यूम का यूज करते हैं ना, वैसे ही हम सब चीजों को कंसीडर नहीं कर सकते कि कौन कौन से लॉसेस हैं। तो जब कुछ गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ, कुछ गतिज ऊर्जा की हानि होने का मतलब क्या हुआ? आपने किसी बॉल को कैपिटल एच ऊंचाई से गिराया, पर अब की बार वो कितना उछली? स्मॉल एच उछली, और हमें यह पता है कि स्मॉल एच उछली, और कैपिटल एच अगर स्मॉल एच से बराबर है, ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कुछ गतिज ऊर्जा, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, गतिज ऊर्जा की हानि होगी, वो किसमें बदल गई? देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो किसमें बदल गई? विच चेंजेस टू, जो बदल जाती है विच चेंजेस टू लाइट, हीट और साउंड, इस तरीके से बदल जाती है। तो मेरे दिमाग में बहुत सिंपल सी बात निकल कर आती है कि जब गतिज ऊर्जा की कुछ हानि होती है, और डेली लाइफ में 90% टक्कर यही टक्कर होती है, 90% पूरे यूनिवर्स में टक्कर यही होती है, क्योंकि दोनों चीजें टकराकर, जैसे दो गाड़ियां आई, 20-20 की स्पीड से आई, टकराकर 10-10 की स्पीड से लौट गई, तो थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हो गया। जब कुछ गतिज ऊर्जा की हानि होती है, ऐसे को बोलते हैं हम इन इलास्टिक कॉलिजन, यानी अप्रत्याश टक्कर। तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी और में चेंज हो गई। तो इसमें सिंपल सी बात है। तो इसमें कुछ गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो इस तरीके से। बेटा, जब आप किसी बॉल को जमीन पर जोर से मारते हो, तो आप उसमें पहले से ही कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देते हो। जब आप किसी बॉल को जमीन पर जोर से मारते हो, तो u बराबर 0 नहीं होता। हम यहाँ ड्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, जब u बराबर 0 होता है। तो आप ये गलत कंसेप्ट लगाकर चल रहे हो, हमें नीचे मारना नहीं है। मारना नहीं है तो आपने पहले से ही काइनेटिक एनर्जी दे दी, फिर क्या बात हुई, है ना? चलो, हमने कहा अब आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे भी कॉलिजन हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, इसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहते हैं। अगर मैं किसी चीज को छोड़ूं और वो चीज नीचे गई और नीचे टकराकर बिल्कुल भी नहीं लौटी, या मान लो कि भैया किसी चीज को 100 मीटर से गिराया और वो 1 सेंटीमीटर उछली, जब सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जब व्हेन देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब सबसे अधिक नुकसान होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब अधिकतम गतिज ऊर्जा की हानि होती है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं, सर जब बॉल को भट्टी पे गिराएं तब क्या होगा? क्या पानी की भाटी पे गिराएं, क्या तब क्या होगा? समझ नहीं आया भाई। सर जी, हेलो पवन, सिलेबस लिखा दो सर। अरे सिलेबस लास्ट में बोलना यार, सिलेबस मतलब जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं लिखवा दूंगा जो भी चाहोगे। तो अभी तो इसी से रिलेटेड रहा करो यार। तो जिसमें गतिज ऊर्जा की अधिकतम हानि होती है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने कैपिटल एच से किसी चीज को गिराया और वो स्मॉल एच उछली, अगर कैपिटल एच बहुत ज्यादा है, यानी बॉल, जैसे मैं कहूं कि मैं दीवार में कीचड़ फेंक के मारूं, तो कीचड़ अगर दीवार से फेंक के जाएगा तो क्या कीचड़ वापस लौटेगा? क्या चिपक जाएगा, और कीचड़ जाके चिपक जाएगा। तो कीचड़ चिपकने का मतलब क्या हुआ? मेरी काइनेटिक एनर्जी पूरा ही नुकसान हो गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका लॉस हुआ, तो हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। और इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। देवेंद्र, नोट्स बनाते जाया करो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखना संभव नहीं हो पाता एग्जाम्पल्स में। हाँ, मेन चीज मैं लिखवा देता हूं, पर मैं हिंदी में सारी चीजें बोलता हूं। ऐसा शायद ही कोई वर्ड हो जिसको मैं हिंदी में ना बोलूं, तो मैं हिंदी में सब चीजों को बोलता हूं। तो आप उसको लिखते जाओ, जो हिंदी बोल रहा हूं ना। हम दोनों को लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर सब चीजें हो जाएगी ना, और लैंग्वेज एक ही लिख पाऊंगा।
चलो, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एक ने मुझसे पूछा है चेंज किस में होगा, तो बेटा चेंज बहुत सारी चीजों में होगा। वास्तविकता में इस चीज में, जब हम लास्ट चीज की बात करते हैं, इसमें शेप का डिफॉर्मेशन होता है। शेप का डिफॉर्मेशन मतलब वस्तु आकार बदल लेती है। जब कीचड़ को दीवार में फेंक के मारते हैं तो कीचड़ अपना आकार बदल लेगा। जब दो गाड़ियां आकर टकराएंगी, 20-20 की स्पीड से आएंगे, 20-20 की स्पीड से अंदर घुस जाएंगी, वापस नहीं लौटेंगी, तो किसको कोलिजन बोलेंगे? इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो तीन तरह के कोलिजन को हम बात करते हैं। सर बॉल ड्रॉप की भांति काम वर्क करती है? हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बोला तीन तरह के कोलिजन, और इनको गतिज ऊर्जा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पर बांटा गया है। इसमें मोमेंटम का कोई रिलेशन नहीं है और ना ही टोटल एनर्जी, ये दोनों तो हमेशा कंजर्व्ड होती है, संरक्षित होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो तीनों काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर है। दो गाड़ियां आई 20-20 की स्पीड से, 20-20 की स्पीड से लौट गई, तो आप बोलेंगे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। 20-20 की आई 10-10 से लौट गई, इन इलास्टिक। और 20-20 की आई बिल्कुल नहीं लौटी, तो परफेक्टली इलास्टिक। बस तीन तरह के कोलिजन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोलिजन यानी टक्कर। और इसी से हम स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और क्वेश्चंस की चर्चा करते चलेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, ठीक है। चलो, बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन से। पूर्णतः इलास्टिक कोलिजन यानी होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। इलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः, इसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली कश्यप, सबसे ज्यादा अधिक लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। कोई डाउट है आप लोगों के? आपके पढ़ाने के तरीके का नजर ना लगे। अरे भाई थैंक यू भाई शिवम, ठीक है। और कोई बात? शेप चेंज हो जाएगा, सर नाम ले लो, बिल्कुल। हेलो सुमित, शेप चेंज हो जाएगा, आकार परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सर कोर्स कब तक हो जाएगा? 15 जनवरी, मैंने कहा था 15 जनवरी मेरा भी हो जाएगा, जितेश सर का भी साथ चल रहा है, तो जितेश सर का भी अराउंड 15 जनवरी तक सिलेबस हो जाएगा। तो हम दोनों के सिलेबस एक साथ फिनिश हो जाएंगे, और एक साथ चीजें चल रही हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। सर समान ताप पर दो केंद्र तो क्या मोमेंटम कंजर्व होता है? बेटा समान टेम्परेचर पर अगर दो बॉडीज टकराएंगे तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, और टोटल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व होगी। 0.2 अरे ये तो अभी आएगा बेटा, आएगा। देवेंद्र तुम्हारे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा, परेशान मत हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो मैं छोड़ देता हूं बुक के। चलो, इलास्टिक यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ, तो हम बोल रहे हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करके चल रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह की बातें हम देखते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ें, इससे पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं कि टोटल मोमेंटम क्या होता है। हमें यह पता है कि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या होता है? संवेग हमेशा संरक्षित होता है। और अगर संवेग संरक्षित होता है तो मेरी बात ध्यान से समझना, होता है हमेशा ही होता है, कोई सा भी कंजर्वेशन पढ़ूं तो लेट अस सपोज एक वस्तु है m1 और जो जा रही है u1 से, और ये किसी दूसरी वस्तु से जाके टकराती है जो m2 है, और ये जा रही है u2 से। ध्यान से देखना, u2 से। और इन दोनों में हुई टक्कर। टक्कर का मतलब होता है कॉलिजन। टक्कर के बाद m1 चलने लग गई v1 से, क्योंकि भैया अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो कॉलिजन नहीं, वेग का बदलना तो जरूरी है। और m2 की बात करें तो m2 हो जाएगा मेरा v2। तो हमने कहा ठीक है जी, m1 हुआ, m2 हुआ, ये मेरी चीजें निकल कर आएंगी। हमें यह पता है, कॉलिजन के केस में हमें यह पता है कि जब भी दो चीजों में टक्कर होती है तो मोमेंटम हमेशा, संवेग हमेशा संरक्षित होता है। और संरक्षित होने का मतलब यह हुआ कि इन पहले का, टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम भी संरक्षित होता है। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होता है? तो ये आता है m1 v1 प्लस m2 v2, इसके बराबर होगा। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि ये तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये तो हमेशा होना ही होना है। सर मोमेंटम चेंज, मोमेंटम बेटा कभी चेंज नहीं होता, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा किसी भी मोशन के लिए। जितेश सर उनकी तो लगता है छुट्टी है, ट्रेन छूट रही हो, इतनी स्पीड में रहते हैं। चलो ठीक है रविंद्र, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें निकल कर आई। अब मैंने बोला कि एक बात बताओ, हमें यह भी पता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होती, कॉन्सेप्ट
समझ रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा तो चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी गया उतने से लौट के आया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, m2v, सॉरी मैंने v1 लिख दिया, u1 है, u1 स्क्वायर। अच्छा मैं आप ध्यान रखना, मैं अगर u और v बनाता हूं तो v बनाना होगा तो ऐसे बनाऊंगा, u बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। तो v मतलब होता है ऊपर एक चोंच निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा u2 स्क्वायर बराबर m1, सॉरी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हुई, इसमें भी 1/2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनको सॉल्व करके हम रिलेशंस निकाल लेते हैं। आपकी किताब में रिलेशंस जो बनाए गए हैं उन्हीं रिलेशंस के आधार पर हम छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं कि आखिर उनके आधार पर हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी निकल कर आएंगी। चलो, कुछ पूछना चाह रहे हो भाई? सर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया है, ठीक है बच्चे मैं देख लूंगा। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि हमने एक रिलेशन निकालना है और ये रिलेशन कैसे निकल कर आएगा वो रिलेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेशन आखिर आया कैसे है। अब कैसे किया गया है हमारी किताबों में डेरिवेशन, क्योंकि मैंने 11th-12th भी पढ़ाया है तो मैं आपको बता दूं कैसे डेरिवेशंस किए हैं। अब क्या किया गया है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। और अगर आप सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन निकल कर आएगा, और मैं रिलेशन आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूं कि रिलेशन क्या निकलेगा, पर डेरिवेशन को ऐसे किया गया है। तो हमें ये दो रिलेशन तो आपको हमेशा फिजिक्स में लगाने हैं, तो ये दोनों मुझे पता है, और डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट कर दे तो देखें जरा क्या निकल कर आएगा। मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको ये रिलेशन समझ में आगे होंगे। डिवाइडिंग फर्स्ट और सेकंड के बाद रिलेशन क्या निकल कर आते हैं, और इस चीज को हम रिलेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। v1 वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली रिलेशन है, जरा देखना। v1 वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाल कर दिया हुआ है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस प्लस, अगर रिलेशन दे रखा है मुझे 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और ये मेरी वेलोसिटी फर्स्ट है। आप बोलेंगे अरे 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 ये तो बहुत कठिन हो गया, ये कैसे याद होगा? आप बोलेंगे भैया ये तो क्या कर दिया आपने, चमत्कार। देखो भाई, ये रिलेशन निकाल कर जो लोग डायरेक्टली रिलेशन में अपना ध्यान लगाते हैं और जिनको रटने की पावर अच्छी है, जिनको लगता है कि भैया रटूंगा मैं तो चीजों को, तो आप अगर रटना चाहते हैं या फिर आप, मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्ट थोड़ा जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली v1 निकालकर। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहोगे तो मैं आपको वैसे भी तरीका बताऊंगा कि लॉन्ग मेथड क्या होता है। लॉन्ग मेथड करने के लिए आपको, मैंने आपको बताई थी दो इक्वेशन बनाना, एक तो मोमेंटम की, एक एनर्जी की, और उन दोनों को डिवाइड कर देना, आपके ऐसे ही रिलेशन निकल कर आएंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो अगर आपको रिलेशन याद है तो वेल एंड गुड है, आपको रिलेशन याद होने चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करो, रिलेशन निकालना आसान है। v1 निकालना है, v1 निकालना है तो m1 माइनस m2, देखो ये निकालना है तो यहां से चलेंगे, v1 निकालना है तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, इसके वजह से माइनस करती, और इस तरीके से हम वेलोसिटी निकालेंगे। ऐसे ही सेकंड वेलोसिटी भी हमें याद होनी चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल से भी करा रहा हूं कि क्या होगा। अगर मैं बात करूं सेकंड रिलेशन की, तो सेकंड रिलेशन निकल कर आएगा m2 माइनस m1, जरा नोट डाउन करना, m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये रिलेशंस है। रिलेशंस फॉर्मूले याद रखेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको
तरीका भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं और इन चीजों को हमने किस प्रकार से किया हुआ है। अगर आपको रिलेशन है याद है तो मैं चाहूंगा कि आप रिलेशन को याद रखें। रिलेशन आपके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेगा ताकि आप इन चीजों को सॉल्व कर पाए। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में जो पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, DSSS वगैरह में, मतलब बड़े बड़े एग्जाम जो टीचिंग वीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पर ये आपकी किताबों में, अरिहंत की किताबों में भी ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को भी मुझे जरूर सॉल्व करना है। तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे डिराइव हुए हैं, पर फिर भी हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। जरा इन चीजों को भी हम देख लेते हैं, जरा देखते हैं। चलो मिटा दूं, चलो देखते हैं कि क्या चीज हुई है। बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर हम धीरे धीरे इन क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी मैसेज कर रहे थे, मैं आपको कराता रहूंगा कि कैसे। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि यदि 12 किलोग्राम का बॉम्ब, यदि 12 किलोग्राम का बॉम्ब दो हिस्सों में टूटता है, तो हिंदी वाले साथ साथ लिखते जाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि 12 किलोग्राम का बॉम्ब दो हिस्सों में टूटता है, दो हिस्सों में टूटता है 8 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, दो हिस्सों में टूटता है 8 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, दो हिस्सों में टूटता है 8 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। यदि 8 किलोग्राम का वेग, यदि 8 किलोग्राम का वेग, यदि 8 किलोग्राम का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो, यदि 8 किलोग्राम का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो, तो 4 किलोग्राम का वेग बताइए। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करते हैं और आंसर्स बताते हैं। जरा बताइएगा मुझे, मैं क्वेश्चंस को मिटा नहीं रहा हूं इनको, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलो मिटा ही देता हूं, जब जरूरत आएगी तो मैं बता दूंगा। चलो क्वेश्चन ये है, मुझसे बोला गया क्या होगा। ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस होंगे 6 मीटर पर सेकेंड, बी 6 मीटर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, सी 12 मीटर पर सेकेंड और डी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। 192, अरे 192 कैसे लिखा है, ये पहले स्टेशनरी था तो मैं लिखना भूल गया, तो ध्यान रखना स्टेशनरी मतलब होता है विराम अवस्था में था, प्रारंभ में विराम अवस्था में था। तो सी लगा है, आंसर निकाला है सी 12। बहुत बढ़िया, आप लोग को नमन है, नमस्कार है भाई। ऐसे गलत कैसे हो जाते हो, इतना गलत कैसे हो जाते हो भाई। 12 12, अरे अरे हिंदी, दोबारा हिंदी लिख लो। सॉरी, डी। यदि 12 किलोग्राम का बम दो हिस्सों में टूटता है, 8 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, यदि 8 किलोग्राम का वेग 6 मीटर पर सेकंड हो, यदि 8 किलोग्राम का वेग 6 मीटर पर सेकंड हो, तो 4 किलोग्राम का वेग बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी किताबों में बहुत सरल क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, सबसे सरल है। अब आगे क्वेश्चन इससे डिफिकल्टी होंगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि क्या होगा, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि दो चीजों की टक्कर हो रही है, लेकिन दो चीजें सॉरी टकरा रही, टूट रही हैं। मेरे को यह पता है कि पहले टक्कर से पहले ये 12 किलोग्राम का बॉम्ब था, लेकिन इसका मास तो 12 था, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने अब आंसर अपना चेंज कर लिया। अब ये दो हिस्सों में टूट गया, तो टक्कर के बाद या टूटने के बाद एक हिस्सा बन गया 8 किलोग्राम का, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, और दूसरा हिस्सा हो गया 4 किलोग्राम का, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। आपको ये किसने पढ़ा दिया कि टूटने के बाद या टक्कर के बाद जितने भी हिस्से बदले हैं उन सबका मोमेंटम बराबर होगा। ऐसा कोई संबंध हमारी फिजिक्स में नहीं है जिसमें हम बोले कि टकराने के या टूटने के बाद का मोमेंटम बराबर होगा।
ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं कर दोगे कि m1v1 बराबर m2v2 कर दोगे, भैया ऐसी फिजिक्स नहीं लगती है। फिजिक्स में कंसेप्ट को समझें। मोमेंटम का कंजर्व होने का मतलब होता है संवेग का संरक्षित होने का मतलब होता है टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। टक्कर के पहले, टूटने के पहले, कॉलिजन के पहले का मोमेंटम टूटने के बाद के कॉलिजन के बराबर होगा। यानी आपको दोनों बराबर रखने हैं। आप फिजिक्स में ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप इन दोनों को बराबर कर दो? ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप इन दोनों को, भैया आपने किसी ने क्या किया होगा 8 इंटू 6 बराबर 4, भैया ऐसा कोई फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद के बराबर होते हैं, ऐसे नहीं होते। और ऐसे नहीं होते इसका मतलब ये हुआ 12 इंटू 0 बराबर m1v1 करेंगे तो 8 इंटू 6 प्लस 4 इंटू वी, और यहां से v निकालेंगे तो v निकल कर आएगा -12 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर होगा -12 मीटर पर सेकेंड, ना कि 12 मीटर पर सेकेंड। आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर -12 निकलना है एग्जैक्टली। अच्छा, -12 क्या बता रहा है? तो -12 ये बता रहा है कि मैंने जो फिगर बनाया है वो गलत बताया। -12 ये कह रहा है कि अगर 8 किलोग्राम यहां पर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब हुआ 4 किलोग्राम कहां जा रहा होगा? तो 4 किलोग्राम इस साइड को जा रहा होगा। किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? तो -12, यानी -12 वेलोसिटी से जा रहा होगा। कहने का मतलब ये है, इस फिगर का मतलब ये हुआ कि -12 का मतलब 8 के अपोजिट में जा रहा है, 8 के विराम में जा रहा है। v का अपोजिट होना, v माइनस होना मतलब दिशा का उल्टा होना, वेक्टर की तरह। तो इस तरीके से हम समझेंगे। चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट करता हूं क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप है, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, आपको खुद निकालना है। हाँ भाई बताओ भाई, विपिन क्या पूछना चाहते हो मुझसे यार? अच्छा, नोट्स कब मिलेंगे? बेटा नोट्स बता दूंगा यार, ये क्लास। अच्छा, नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स मैं बना रहा हूं, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था, मैं बना रहा हूं, जितना जल्दी हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर दूंगा। यदि ऊर्जा में दिया हो, यदि गतिज ऊर्जा में दिया हो, यदि गतिज ऊर्जा में दिया हो, विकास क्या पूछ रहे हो? गतिज ऊर्जा में दिया हो, काइनेटिक, बेटा काइनेटिक एनर्जी भी टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई? तो आप उसका फॉर्मूला लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से रिलेशन निकल के आना चाहिए। कट्टी कट्टी हो कैसे? अरे नहीं यार विकास, क्या बोलना चाह रहे हैं? 15 जनवरी के बाद में आप 12th और जितेश सर 11th एक्सचेंज। ओके ठीक है, जैसा भी आप चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो सुन तो रहा हूँ भाई। चलो आप सिर्फ क्वेश्चन का सीट दे दीजिए, नोट्स रहने दीजिए। नहीं भाई, नोट्स तो नहीं दे पाऊंगा बच्चे। देखो बात समझो, इतना सब कुछ मैंने भी अपनी लाइफ में कभी नोट्स वोट्स ऐसे बनाए नहीं है एज इट इज़। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं फिजिक्स जरूर पढ़ा रहा हूँ 6 साल से करीब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नोट्स बनाता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे को चीज़ें रिमेंबर, याद रखने की आदत है, और मैं ना फिजिक्स में बुकलेट्स हैं तो मैं ज़्यादातर नोट्स नहीं बनाता हूँ, लेकिन आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो आप नोट्स वोट्स खुद ही बनाइए। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं आपको शीट दे दिया करूँगा कि अभी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है ना। कितने चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में? 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा फिजिक्स में टोटल। आपके 12 चैप्टर्स हैं, 11th और 12th मिलाकर आपके 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं बहुत जल्दी। हम अपने नोट्स बना लेंगे। यस एग्जैक्टली, आप जब लेक्चर्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो आपको लेक्चर्स बनाने चाहिए, खुद प्रिपेयर करनी चाहिए, है ना। बताओ, रिप्लाई करूँ ना? हाँ बताओ कि आलोक क्या पूछ रहे हो? मैं भूल, तुम्हारे क्वेश्चन में से मिस हो गया, किस बात का रिप्लाई करना है? सर शाम को डेटा खत्म हो जाता है, शाम को लेक्चर नहीं लग रहा है। मस्त। देखो यार, लेक्चर में भी थोड़ा सा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सर थोड़ा सा स्लो है, तो देखो मैं एक बात बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में भी क्या होता है, बोलते हैं कि रिपीट कर दो। तो यार मैं ऐसे क्वेश्चन में रिपीट करना मेरे लिए भी जरूरी पड़ जाता है, कभी कभी तो रिपीट करना पड़ता है, देखो पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा सा हो जाता है। सर मैं आपको अपने नोट सेंड कर दूंगा। एग्जैक्टली, जो उनके पास नोट्स हैं नोट सेंड कर दें। अगर किसी कोचिंग के, अगर आप में से किसी लोगों के पास किसी कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के XYZ के, अगर आपके पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप उनके फोटो क्लिक करके कैम स्कैनर से मुझे जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चंस निकालकर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। इससे क्या होगा ना, सब लोगों पे वो ज्ञान बटेगा, और जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए अगर आपके पास किसी भी कोचिंग के कुछ भी पड़े हुए हैं, नोट्स पड़े हैं, या फिर आपके पास क्वेश्चन की शीट पड़ी हुई है, क्वेश्चन की शीट मेन है हमारे पास, तो नोट्स की तो हमें जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन की शीट अगर पड़ी हुई है तो आप उनको कैम स्कैनर से PDF बनाकर मुझे सेंड कर सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चंस को ले लूंगा, ठीक है ना।
ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है ये। अरे ल्यूसेंट की बुक तो चलो ठीक है, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है। इफ यदि 0.2 किलोग्राम की गोली, ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, मैं नहीं कराऊंगा, 0.2 किलोग्राम की गोली 80 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 0.2 किलोग्राम की गोली 80 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 80 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 80 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 1.8 किलोग्राम, सॉरी 2.8 किलोग्राम 2.8 किलोग्राम के लकड़ी के टुकड़े से टकराती है, के लकड़ी के टुकड़े से टकराती है और धंस जाती है, और धंस जाती है, और धंस जाती है। लकड़ी के टुकड़े से टकराती है और धंस जाती है, धंस जाती है। टकराने के बाद अंतिम वेग बताइए। टकराने के बाद अंतिम वेग बताइए। क्वेश्चन ये है कि टकराने से पहले एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है और एक गोली आती है और उसमें धंस जाती है, अंदर घुस जाती है और दोनों पीछे की तरफ जाते हैं। तो आपको बताना है टक्कर के बाद का कितना वेलोसिटी वेग रहा होगा, कितनी वेलोसिटी यानी वेग रहा होगा। तो हमें ये इतनी सी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो जरा एक बार कोशिश करना चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो। मैं आपको चाहूंगा कि आप आंसर बताएं मुझे क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं इसके बाद, लेकिन आप थोड़ा सा भी करो। 21, ओके ठीक है बेटा। एक इसके बाद एक प्रैक्टिस बैच और अनाउंस होगा जिसमें फिजिक्स के सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उसमें नोट्स नहीं कराए जाएंगे, वो आगे चल के क्वेश्चंस का एक बैच और अनाउंस होगा। तो आप अभी क्वेश्चन करते रहो। मैं इसलिए शीट मंगवा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या किसी कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा बाद में, इसलिए ठीक है ना। अगर कोई खास क्वेश्चन करवाना चाहूंगा तो चलो ठीक है। 21, 21, 8, 8 ठीक है। तो ऑब्वियस ही चीज है, अगर मैं इनका आंसर निकालना चाहूं क्या होगा, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। टकराने के पहले का मोमेंटम, फिर से कह रहा हूं आप मतलब समझें हमारे क्वेश्चन का, कि टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। टक्कर के बाद क्या हुआ है, गोली इस लकड़ी के टुकड़े में धंस गई है और अब ये लकड़ी का टुकड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताना है कितना होगा, जबकि इस लकड़ी के टुकड़े का टोटल मास कितना हो जाएगा। तो देखो गोली अगर इसके अंदर धंस जाएगी तो 2.8 तो पहले से ही था, इसके साथ 0.2 और जुड़ेगा तो इसका मास हो जाएगा 3 किलोग्राम। गोली अंदर धंस गई है ना, तो अंदर मतलब टोटल मास। इसकी बात करें तो इसके पहले वेलोसिटी कितनी थी, 80 मीटर पर सेकेंड। ये कितना था, 0.2 किलोग्राम। इसकी बात करें तो ये कितना था, 2.8 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी थी, 0। ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मुझसे पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और मुझे पता है कि मैं कोई सा भी कोलिजन का क्वेश्चन हो आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं, क्योंकि हमेशा वो तो कंजर्व ही होना है, तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मेरे को सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम लगा देना है। और संवेग के संरक्षण का नियम लगाऊं तो क्या होगा, जरा देखें। ध्यान से देखना, टूटने से या टकराने से पहले का मोमेंटम यानी m1v1 प्लस m2v2 किसके बराबर होगा, टूटने के बाद का, यानी 0.2 इंटू 80 प्लस 2.8 इंटू 0 बराबर m3, 3 इंटू v निकालना है। v निकाल देते हैं, 5.7 बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर निकल कर आएगा 0.2 इंटू 80, 0.2 इंटू 80, इसको मैं निकाल लेता हूं तो 0.2 इंटू 80 अपॉन 3 वैल्यू निकल कर आएगी। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 5.7 बहुत सारे लोग आंसर निकाल रहे हैं, तो देख लेना ये 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 तो ये हो जाएगा आपका 5.7 ही आएगा शायद, चेक कर लेना। 5.7 मुझे भी लगता है 5.7 ही होगा, तो कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप समझ के चलिएगा कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो इस तरीके से निकल कर आ रही है। बेटा m1v1 बराबर m2v2 एग्जैक्टली वही है, लेकिन आपको टोटल मोमेंटम टोटल के बराबर रखना होता है हमेशा। ये तो जीरो ही हो गया ना, लेकिन लिखना तो चाहिए, हमें समझना तो चाहिए। कंसेप्ट तो यही है ना, कंसेप्ट को तो समझना पड़ेगा ना। ये जीरो तो है लेकिन कंसेप्ट को समझना। 5.33
देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। मैंने तो क्वेश्चन बनाया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। ल्यूसेंट में फिगर वैल्यूज हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, ठीक है ना, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट ये, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न ये है। चलो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। एक बंदे ने मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछा था कॉलिजन का, और उस क्वेश्चन को ही मैं लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर फिर भी रिपीट कर दूं, चलो ठीक है रिपीट कर देता हूं। टूटने के पहले का मोमेंटम टूटने के बाद के बराबर करना है। गोली का 0.2 मास था, तो मैंने लिखा m1 इंटू वी1, 0.2 इंटू 80 उसकी वेलोसिटी थी। लकड़ी का टुकड़ा पहले तो रुका था, तो इसके लिए 2.8 इंटू 0 इक्वल टू फाइनल कितना होगा 3 किलोग्राम, क्योंकि गोली उसके अंदर धस गई है और उसकी वेलोसिटी निकालनी है। सॉल्व कर दिया। कितना आ रहा है भाई? 5.7 बोल रहे हैं, गलत नहीं आ रहा है। गुलशन जरा आंसर मुझे एग्जैक्ट बताओ कितना होगा। 5.7 नहीं होगा तो कितना होगा जरा बता दो यार मेरे को, कैलकुलेशन करने, चलो मार ही देता हूँ, चलो खत्म ही कर दो। ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 80/30 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/3। 16/3 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 3 3 9 3 4 3 15 3 15 15 15 15 3 3 3 9 5.3 5.33। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 0.2 किलोग्राम की गोली, ध्यान से देखना, यदि 2 किलोग्राम, हिंदी वाले स्टार्ट कर लो। यदि 0.2 किलोग्राम की गोली, 0.2 किलोग्राम की गोली बुलेट, 0.2 किलोग्राम की गोली 2.8 किलोग्राम के 2.8 किलोग्राम के 2.8 किलोग्राम के सरल लोलक से टकराती है। 2.8 किलोग्राम के सरल लोलक से टकराती है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छे मार्क्स देने चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखें, किसी ने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था, 0.2 किलोग्राम की गोली 2.8 किलोग्राम के सरल लोलक से टकराती है, सिंपल पेंडुलम से टकराती है और धस जाती है, और धस जाती है, और धस जाती है, और धस जाती है। हाँ, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, और धस जाती है, धस जाती है। टकराने के बाद या टकराने के बाद क्या होगा? तो जब कोई गोली सिंपल पेंडुलम में टकराएगी तो पेंडुलम कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। टक्कर के बाद सरल लोलक, टक्कर के बाद सरल लोलक 0.1 मीटर उछल जाता है। टक्कर के बाद सरल लोलक 0.1 मीटर उछल जाता है, 0.1 मीटर उछल जाता है, 0.1 मीटर उछल जाता है, उछल जाता है मतलब ऊपर चला जाता है, 0.1 मीटर उछल जाता है। गोली का प्रारंभिक वेग बताइए, गोली का प्रारंभिक वेग बताइए, गोली का प्रारंभिक वेग बताइए। हिंदी वाले दोबारा से क्वेश्चन को सुन लो, इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया है मैंने। यदि 0.2 किलोग्राम की गोली 2.8 किलोग्राम के सरल लोलक में टकराती है, जो पहले विराम अवस्था में था, टकराती है और गोली उसके अंदर धस जाती है। टक्कर के बाद सरल लोलक 0.1 मीटर ऊपर चला जाता है, तो प्रारंभिक वेग बताइए। अरे गुलशन 21 निकाले हो या कॉपी कर दिए हो ल्यूसेंट की किताब से? हैं, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है ये, शायद 11 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है पता नहीं, याद नहीं मुझे, शायद 11 नंबर क्वेश्चन, देख लेना। तो क्वेश्चन भाई प्रारंभिक वेग बताना है। गुलशन देवेंद्र भाई देखो, कॉपी मत करना। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं क्वेश्चन जरूर किसी किसी किताब से कराता हूं, तो कॉपी मत करया करो, सॉल्व किया करो। मुझे लगता है कि आपने निकाला है या नहीं। 15√2, अच्छा बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। ऐसे कितना आसान है ये क्वेश्चन? 21 है सर, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश तो लिखा है भाई, इंग्लिश क्या बोलना। 21 21 21, ठीक है भाई अमित, चंचल, चलो आप लोगों ने निकाल दिया, मेरे को वैल्यू चेंज करनी चाहिए थी तभी अच्छा लगता। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि आंसर क्या है। इसको जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझा होगा, सिंपल है। अरे मिटा दूं, बहुत बढ़िया यार, मेरे को, मैं चाहता ही हूं सरल लगे चीजें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल लोलक है, एक गोली इससे आकर टकराती है,
मुझे बताना है कि गोली का प्रारंभिक वेग कितना होगा। गोली का प्रारंभिक वेग कितना होगा यानी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। गोली कितने की है? 0.2 किलोग्राम की। ये कितने का है? यह है 2.8 किलोग्राम का, ठीक है ना। 2.8 किलो। बॉबी मैं ल्यूसेंट की बुक से नहीं पढ़ा था, मैं एक्चुअली मैं अरिहंत ल्यूसेंट, मेरे पास एम करीम भी है, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ, एसके को भी फॉलो करता हूँ, और मैं करतार की किताब से भी पढ़ाता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट सबको मिलाकर मिक्सअप करके पढ़ाता हूँ। मैं हर एक के 2-2 3-3 क्वेश्चन कराता हूँ। मैं पैटर्न के हिसाब से कराता हूँ। पैटर्न का मतलब होता है एक पैटर्न क्वेश्चन का ये है कॉलिजन का, अभी मैं आगे चल के एक पैटर्न चेंज करूंगा, उसमें दो चीजें टकराएंगी और दोनों चीजों की अलग अलग वेलोसिटी निकालनी होगी। तो मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ कि भाई इसका मतलब ये है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना। सुपर टेट की क्लास कब चलेगी? अब सुपर टेट की क्लास तो नहीं पता मुझे, बट फिर भी चलो देखो। तो मैंने कहा 2.8 से टकराई। अब टक्कर के बाद क्या हुआ? कॉलिजन के बाद क्या हुआ? टक्कर के बाद ये सरल लोलक थोड़ा सा ऊपर चला गया। टक्कर के बाद ये सरल लोलक कितना ऊपर गया? इसका इसने आंसर दिया है कि ये 0 पॉइंट, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये 0.1 मीटर ऊपर चला जाता है। 0.1 मीटर ऊपर चला जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी। अब इस क्वेश्चन में एक बात मुझे समझ में आ रही है, टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, तो मैं इसको टक्कर के बाद के लिए लिख देता हूं 3 किलोग्राम, क्योंकि टक्कर के बाद तो ये 3 किलोग्राम है ना। मुझे ये बात समझ में आ रही है, कि अगर एक सेकेंड लेना, ये तो 2.8 था, टक्कर के बाद हुआ ना, तो ये 3 हुआ, ठीक है। अब मुझसे ये बोला कि बताइए कितना होगा। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे को बिल्कुल भी मेरा दिमाग नहीं चलता, तो मेरा दिमाग इतना तो चलता है कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कोई फॉर्मूला जो आज तक पढ़ता आया था, m1v1 बराबर m2v2, यानी टक्कर के बाद का और टक्कर के पहले का दोनों को बराबर कर दूं मोमेंटम। और अगर मुझे टक्कर के बाद की वेलोसिटी पता होती तो मैं यहां रख देता और इस तरीके से निकाल देता। तो मैंने कहा ठीक है, टक्कर के बाद का तो निकाल सकते हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है, टक्कर के बाद का निकाल सकते हैं। तो हमने बोला टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर कर देता। पर यहां पर मुझे v2 ही नहीं पता कि इसकी मास तो दे रखा है, लेकिन मुझे v2 तो नहीं पता। और अगर मुझे v नहीं पता होगा तो मैं u कैसे निकालूंगा? तो मेरे को कैसे भी करके ये v निकालना है, क्योंकि अगर मुझे ये v पता चल गया तो मैं m1v1 बराबर m2v2 रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे बोला ठीक है, अब इसकी v कैसे निकालें। आपको बता दूं, आपकी फिजिक्स में कभी भी कोई सी भी चीज हो रही हो, आपसे ये बोलते कि कोई चीज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात एक दिमाग क्लिक करनी चाहिए कि मुझे ऊपर जा रही है मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा की बात करनी है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्टेड होती है, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ती है। एनर्जी कहीं पैदा थोड़ी ना होती है, एनर्जी उसी पोटेंशियल किस में पैदा होती है? काइनेटिक में। यानी जब भी कोई चीज हाइट बदलती है तो वास्तविकता में इन्हीं दोनों में परिवर्तन हो रहे होते हैं। और आपको याद रखना है कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ही रिलेशन लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर रिलेशन लगाना है तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये ऊपर जा रही है मतलब मुझे h दिया गया है, तो h दिया गया है और मुझे पता है जब कोई एक एनर्जी अगर ऊपर जा रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल रही होगी? पोटेंशियल। सोच के देखो, जितना तेजी से गोली टकराई पेंडुलम उतना ही ऊपर जाएगा, कम टकराएगी तो कम जाएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ही तो उसकी पोटेंशियल में बदल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा ही तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा में बदल रही है। इसका मतलब मेरे को पता है कि हाफ mv² mgh के बराबर होने वाला है। इतना मेरे दिमाग में आना चाहिए। ये क्वेश्चन में इतनी सी ट्रिक का उपयोग किया गया है। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ 1/2 mv², m तो कॉमन है तो m तो काट दिया मैंने, रिलेशन बना v² बराबर ये हुआ √2gh, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो v निकलेगा √2 इंटू 10 या 20 हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 यानी √2 आएगा, शायद √2 मीटर पर सेकंड, यही आएगा ना। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 2 हो जाएगा, √2, ठीक है। तो √2 निकला। तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है टक्कर के बाद, ये हुई है √2 मीटर पर सेकंड। अब टक्कर के पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम मुझे बराबर कर देना है। टक्कर के बाद पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर कर देना है। तो मैं इन सबको बराबर कर देता हूं। टक्कर के पहले क्या होगा? 0.2 इंटू यू जो मुझे निकालना है, प्लस 2.8 इंटू 0, ये तो टक्कर के पहले है। टक्कर के बाद में क्या हुआ? 3 इंटू √2, और 3 इंटू √2 पुट कर देता हूं
तो u निकल कर आएगा 3 × √2। अब 3 × √2 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, 3 × √2, यू नीचे चला जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 30, 30 से 2 का आंसर 15 हो जाएगा, ये 15 √2 हो जाएगा, और 15 √2 को हमने 21 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया मैं, चलो क्वेश्चन नहीं समझ पाया, अच्छा क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ प्रीतम मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोली है जो चल रही है किसी वेलोसिटी से, किसी वेग से, और वो गोली जाकर सिंपल पेंडुलम में टकराती है। तो सिंपल पेंडुलम में अगर कोई चीज टकराएगी तो सिंपल पेंडुलम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब उसने उसकी हाइट दे दी है, तो वास्तविकता में जितना तेजी से सिंपल पेंडुलम पीछे जाएगा, वो पीछे तो जा नहीं सकता, तो कहां जाएगा, ऊपर। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही होगी, पोटेंशियल में। यानी के ई और एम ई को हमें बराबर करना है। बेटा के ई और पी तो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि एक एनर्जी तो दूसरे में बदलती है। फिर से बताओ, अगर कोई चीज टकराएगी, अगर तेजी से टकराएगी तो और ऊपर जाएगा, धीमे से टकराएगी तो कम ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर कोई चीज हाइट ले रही है तो हाइट कहां से आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, किसी न किसी ऊर्जा से तो आएगी, और वो किससे आएगी, काइनेटिक एनर्जी से आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल में बदलेगी, तो काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, यानी इन दोनों को बराबर कर दिया। और यहां से मैंने इस तरीके से कर दिया। विकास क्या क्या सर समझ नहीं आया, ठीक है दोबारा बता रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सरल लोलक है, अरे मेरे को भी डर लगता है कि तुम लोग को यार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करा दूं। तुम लोग कैसे करते हो यार, फिगर बनाना जरूरी है। देखो प्रीतम, मैं फिगर बनाता इसलिए हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं फिगर के थ्रू। और मैं मानता हूं कि किसी को भी अगर आप विजुअलाइजेशन दे देते हैं ना, किसी को अगर क्वेश्चन का फिगर का मतलब बता देते हैं, तो फिगर से ज्यादा अच्छे से दिमाग में छपता है। ये क्वेश्चन बाई चांस अगर किसी के एग्जाम में आ जाएगा तो उसको ये रट जाएगा कि हाँ फिगर मैंने देखा था, वो क्वेश्चन ऐसे था, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि ये गोली जाके टकराती है और टकराएगी तो सिंपल पेंडुलम कहां जाएगा, ऊपर। टक्कर के बाद में क्या होगा, ये होगा। तो मैंने बोला टक्कर से पहले इसकी ये थी, टक्कर के पहले सिंपल पेंडुलम रुका था, ये 0 पे था। इसके टक्कर के बाद की बात करें तो ये इतने पे था। अब जितना तेजी से टकराएगा उतना ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, पेंडुलम के पीछे जाने की गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, पोटेंशियल में, क्योंकि एक ही ऊर्जा तो दूसरे में चेंज होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने कहा इस तरीके से, तो आपने बोला इसकी काइनेटिक इसकी पोटेंशियल के बराबर हो गई। इन दोनों को बराबर करके मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, क्योंकि हाइट दे रखी है तो वी निकल आएगा, और वी निकल आया तो मुझे अब तो मेरे को पता ही है m1v1 + m2v2 बराबर m3v3। बस सॉल्व कर दिया। किसी की क्लास है क्या, आई डोंट नो यार क्लास है कि नहीं। चलो दोबारा से रिपीट करना है क्या वीडियो को, चलो दोबारा बताता हूं। आपने बोला मोमेंटम, जब कोई गोली किसी पेंडुलम से टकराती है सरल लोलक से, तो मुझे पता है टकराएगी, टक्कर होगी तो पेंडुलम ऊपर जाएगा। अब किसी में हाइट आई, किसी के ऊपर जाना मतलब कौन सी ऊर्जा में बदलाव होना, स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में 21 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा बेटा। ऊपर जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो कहीं ना कहीं से तो पैदा, कोई ऊर्जा पैदा तो हो नहीं सकती, एनर्जी पैदा तो नहीं हो सकती। इसका मतलब उसके पीछे जाने की कहां बदलेगी, ऊपर पोटेंशियल में, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, गतिज ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा में बदलेगी। इससे मैं वी निकाल लूंगा, और वी निकाल लिया तो फिर मैं लगा दूंगा अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, m1v1 + m2v2 बराबर m3v3। बस सॉल्व कर दिया, बहुत आसान है। 2.8 कहां गया, 2.8 कहां गया भाई। अच्छा 2.8 तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं इसको u1 बोल दूं, इसको u2 बोल दूं, इसकी तो 0 है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। पहले तो 0 है ना। थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन से क्या करना चाहते हो, थर्ड इक्वेशन से शिवम, क्या थर्ड इक्वेशन से कैसे करोगे, थर्ड इक्वेशन में क्या लगाओगे बेटा, m × a। मैं कैसे, थर्ड इक्वेशन में क्या इक्वेशन रिएक्शन कैसे लगाओगे, मुझे बताओ यार, कुछ कंसेप्ट हो तुम्हारे दिमाग में तो बताओ मुझे। गुलशन, क्या सर क्वेश्चन चेंज करो, हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन तो अब चेंज होगा, बट हम आज के लिए तो इतना ही करेंगे, आज तो हमारा टाइम हो गया, ठीक है। बट आप क्वेश्चन करो, कल हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे आएंगे। आज हमने क्वेश्चन बहुत इजी किए हैं, कल हम इनकी डायरेक्शंस बदलेंगे। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा बदलेंगे। दिशा बदलने का मतलब हुआ, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि एक चीज यहां से आ रही है, एक चीज यहां से आ रही है, और इन दोनों की जब टक्कर होगी तो ये इस दिशा में चलेगी,
तो मैं कल दिशा बदलने वाले क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वेक्टर वाले कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। कल फिर से हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो हम कल के कंसेप्ट को करेंगे। पर आज के लिए आपकी टास्क है कि आप अरिहंत, ल्यूसेंट जो भी बुक सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हो, लेकिन लगाने की कोशिश करना, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। थोड़े से फिजिक्स थोड़ी बहुत ज़्यादा लेंथी है, फिजिक्स लेंथी होती है थोड़ा सा, बट उसको करना पड़ेगा, इसलिए 2 टीचर लगाए गए हैं ताकि 2 टीचर एक साथ सिलेबस को जल्दी कवर करा सकें। ठीक है ना, चलो। खम्मा गनी आ रही है भाई, खम्मा गनी भाई। विष्णु, चलो। 16 को दिल्ली आ रहे हो, बिल्कुल विष्णु, मिलकर जाना। ठीक है, चले मत जाना ऐसे ही, तुमसे भी मैंने काफ़ी दिन से मिला नहीं हूँ। आओ मिलते हैं। टाइम यही रहेगा, टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, कल भी यही रहेगा शायद, है ना। प्रीतम, हेलो हेलो हेलो, बस करते हैं आज के लेक्चर के लिए, है ना। मैं अभी चलता हूँ। थैंक्स यू, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आपको, सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल। आज मैं जिन लोगों ने पीडीएफ, मतलब जिन लोगों ने व्हाट्सएप किए थे, आज उनके जवाब दूंगा मैं अभी बैठकर, है ना। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, हाँ लंच टाइम हो गया, मेरे को भी जाना ही है, मेरे को क्लास लेनी है, मेरी सारे दिन की क्लास होती है। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है, बस करते हैं आज के लिए, है ना। ठीक है, थैंक यू, मज़ा आ गया बहुत, थैंक यू भाई, बिल्कुल मज़ा देता रहूँगा।